सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है। 2 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको हम 1 हफ्ते का समय देते हैं कि सरकार हमें उन आपत्तियों पर अपना जवाब दे जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई दी है। 7 दिन के भीतर सरकारी वकील को अपना सरकार का पक्ष रखना है उन सवालों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे, और उसके बाद 5 दिन का वक्त मिलेगा याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए, और उसके बाद 5 मई को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संजय कुमार की 3 जजों की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह एक बड़ा दिन है। यूं तो लोकतंत्र के इन 3 स्तंभों से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में न्यायपालिका को इसीलिए तटस्थ रखा गया था, लेकिन न्यायपालिका ने सरकार के बनाए कानूनों पर जनता के पक्ष में खड़े होकर जनता की मांग पर अपनी राय रखने के लिए एक स्वायत्तता अर्जित की हुई है। और लोकतंत्र में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ऐसा लगता है कि सदन में विपक्ष की आवाज को अनसुना करके जो कानूनी शक्ल दे दी गई बिल को, उसे न्यायपालिका में एक बार फिर से बहस के तहत लाया जा सकता है। सवाल पूछे जा सकते हैं कि वक्फ बाय यूजर कानून ला करके आपने 5 साल के बाय प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का प्रावधान कैसे जोड़ा? आपने कैसे यह कह दिया कि डीएम को यह पावर होगी कि वो किसी भी विवादित वक्फ संपत्ति पर निर्णय सुना सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पूछ दिया कि क्या हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को भी शामिल किया जा सकता है ट्रस्ट में, मेंबरशिप में? ऐसे कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। लोकतंत्र में आस जगी है, इस बात की आस जगी है कि सवाल जवाब की गुंजाइश बची है, बशर्ते कि लोकतंत्र में संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने जिस अहंकार में बोला था कि संसद का कानून है, लागू तो सब पर होगा, मानना सबको पड़ेगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? गृह मंत्री अमित शाह के इस अहंकार पर आप क्या कहेंगे? यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कानून संसद को बनाने का अधिकार है क्योंकि वो सीधे जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सरकार बेलगाम न हो जाए, अपने बहुमत के दम पर वो ऐसे फैसले न लेने लगे जो बहुसंख्यक आबादी के हितों को प्रभावित करे। और लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आबादी के मुताबिक यह तय नहीं होता कि कम संख्या में जो है उसके अधिकार भी कम होंगे, या जो ज्यादा संख्या में है ज्यादा शोर कर सकता है, लाखों प्रतिवेदन दे सकता है, उसी के पक्ष में निर्णय हो जाए। यह निर्णय चुनाव में होता है कि 100 में अगर आपने 51 अर्जित कर लिया तो आप बहुमत से विजेता साबित हो जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में एक व्यक्ति के भी राय के सम्मान का अवकाश बचा हुआ है और उसको सम्मान दिलाने का कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन इसकी बहस हुई, बहुत विस्तार से बहस हुई। पहले दिन भी इस पर बातचीत हुई, दूसरे दिन भी बातचीत हुई, उसके बाद 3 बड़े फरमान सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें ये हैं कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का हम ये फैसला पढ़ रहे हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला देखिए। 17 अप्रैल 2025 की खबर के मुताबिक योगी सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस, सरकारी संपत्ति घोषित। योगी सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त की जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा रहा है कि थोड़ी बात होने दीजिए, थोड़ा इस पर सवाल जवाब होने दीजिए। आपने कोई कानून बनाया है तो इस पर हमें भी विचार करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी 70 से ज्यादा याचिकाएं आई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा हड़बड़ी इस बात की है। कई कानून ऐसे पास हुए जो अभी तक लागू करने में सरकारों को रुचि नहीं होती, लेकिन वक्फ का कानून जिस दिन संसद की राज्यसभा में पास होता है, योगी सरकार रात में इस बात का ऐलान करती है, अगले दिन तो कई पुलिस अधिकारी कई जगहों पर जाते हुए दिखाई दिए कि भाई कागज दिखाओ, चलो यहां पर यह वक्फ की जमीन कैसी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह तरीका है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? अभी तो रुक गया ना। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार क्या सोचती है और कैसे काम करती है। लेकिन हां, एक राज्य सरकार बंगाल की भी है। बंगाल में हिंसा हो रही है। तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इस पर बात करिए, हम बात करने को तैयार हैं। सरकार के पास लाखों प्रतिवेदन आए थे, हमने भी सोच विचार करके नियम बनाए हैं, हमने बदले हैं, उसके कुछ विशेष आधार हैं। यही बात तो केंद्र के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में कही थी कि लाखों लाख प्रतिवेदन हमारे पास आए, हमने सबको पढ़ा समझा, जेपीसी बिठाई, जेपीसी में इस पर बातचीत हुई और उसके बाद हम इस पर काम किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर भी ये बात तो हो सकती है ना, आप हमसे पूछ सकते हैं तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप प्रावधान बना रहे हैं तो हमें भी उसका विश्लेषण करने का अधिकार है। कहीं ऐसा न हो कि जो भाषा उपराष्ट्रपति की है, There is a committee of 3 judges investigating the matter. But investigation is domain of the executive. Investigation is not the domain of judiciary. Is the committee under Constitution of India? No. Is this committee of 3 judges having any sanction under any law emanating from Parliament? No. And what can the committee do? Committee can at the most make a recommendation. Recommendation to whom? And for what? The kind of mechanism we have for judges. The only action finally that can be taken is by the Parliament. वो भाषा कानून मंत्री की है और यह भाषा सोशल मीडिया के उन ट्रोलर्स की है जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता पर हमलावर हो चुके हैं। 2 रुपए के ट्रोल जो भाजपा और संघ के एजेंट हैं, जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट की गुंबद पर एक मस्जिद बना दे, एक पत्रकार ये कह दे कि भाई अब तो लगता है कि संविधान से ऊपर शरीयत है। पत्रकार है वो, लेकिन उसका बायसनेस देके रोज चाय पर चर्चा करता है और जहर उगलता है, फिर भी पत्रकार है। ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और कल्पना करिए कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी अवहेलना केवल इस टिप्पणी पर कि 5 मई तक अंतरिम रोक लग रही है। आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए, याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट कर दीजिए, फिर हम फैसला सुनाएंगे। तब तक अंतरिम रोक लगी है और कोई सुप्रीम कोर्ट को शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया कहने लगा। कल्पना करिए कि यह अपमान इस देश में करने का अधिकार किसको है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर जनता ने चुना है किसी प्रतिनिधि को, तो जनता के हकों की सुरक्षा करना संविधान द्वारा न्यायपालिका को दिया गया अधिकार है। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या सोचकर भाषण में बोल दिया कि वक्फ जमीनों का सदुपयोग हुआ होता तो पंचर बनाना नहीं पड़ता। इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला बयान आज तक देश ही नहीं, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री का आप नहीं देखे होंगे जो अपने देश के बराबर के नागरिकों को अपमानित करने के लिए पंचर बनाने से पूरी कौम को जोड़ दे। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। क्या मुसलमानों में गरीबी है तो उन्हें आप पंचर से जोड़ेंगे? तो हिंदुओं की गरीबी किसकी है और वो क्या करते हैं?
ये 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो सरकार दे रही है, वो सारे मुसलमान हैं क्या? इस देश में 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई, तो वो सारे मुसलमान हैं क्या मोदी जी? इस देश के हिंदुओं को मंदिरों की कितनी जमीन का फायदा दे रहे हैं आप गरीब हिंदुओं को? और यही सवाल कपिल सिब्बल ने पूछा था। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। यही सवाल लोग पूछ रहे हैं बाकायदे ट्वीट करके कि हिंदुओं के मंदिरों के पास जितनी जमीनें हैं वो गरीब हिंदुओं के कल्याण के लिए कब आएंगी? हिंदुओं के मंदिरों के बोर्ड में बौद्धिस्ट और मुसलमान कब शामिल किए जाएंगे? जैनों का मंदिर तोड़ा जा रहा है। जबलपुर से लेकर मुंबई तक जैन मंदिरों की प्रॉपर्टी पर हस्तक्षेप बढ़ गया। बोध गया के बौद्ध मंदिर में घुसपैठ हुई है। 4 मेंबर बौद्ध मतावलंबी हैं और 5 नॉन बौद्ध हैं। उसके लिए आंदोलन चल रहा है। वक्फ का मामला आपके सामने है। कुछ दिनों बाद ये गुरुद्वारे तक पहुंचेंगे और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि बारी बारी ये जो जमीनें हैं धार्मिक उपयोग की, वो सब अपने पूंजीपति दोस्तों को बेच देंगे। ये इस देश की पूरी राजनीति है। और इस राजनीति के बीच उस विपक्ष से माफी मांगेगी क्या केंद्र सरकार, जिसके चाहने वाले लोगों ने गद्दार के पोस्टर लगा दिए? किसी राहुल गांधी के नाम के आगे गद्दार लगा देना, किसी अखिलेश यादव के नाम के आगे गद्दार लगाकर पोस्टर लगा देना, संजय सिंह को गद्दार कह देना। यह इस देश में विचार करना होगा कि आपकी राय से अगर असहमत है कोई, तो आप क्या करते हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल पूछ दिया। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने मंदिरों में ये डाला है। और जरा सिलसिलेवार एक बार देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था। जब तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है, तो संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बोलते हैं कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है, वह है हिंसा। यह मामला कोर्ट में है, हम इस पर फैसला करेंगे। और हम भी ये कहते हैं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा करने से और तो और केंद्र सरकार को फायदा मिलेगा। वो तस्वीरें दिखाएगी कि बंगाल में देखो हो क्या रहा है। और अगर जो हिंसा कर रहे हैं वो असल में अपनी मांग और आंदोलन के खिलाफ हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। लोकतंत्र में जैसे सीएनआरसी का आंदोलन चला, भले उसके बाद भी आपको अपमान झेलना पड़ा हो, लेकिन तरीका वही है। किसान आंदोलन से तरीका सीखना होगा। इसलिए मुर्शिदाबाद में जो हुआ उस पर ममता बनर्जी को और सख्त फैसले लेने होंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे पकड़ में आए जिनको बंगला नहीं आती। वहां कौन हिंसा कर रहा है इस पे भी संदेह है। जितना गलत हिंसा है उतना गलत हिंसा को उकसाना भी है। इसलिए हर पक्ष, अगर मुस्लिम पक्ष इसमें हिंसा करता है तो जान कर रखिएगा वो सरकारी आदमी होगा, क्योंकि वो मुसलमानों का हितैषी कभी नहीं हो सकता। जो मुसलमानों का हितैषी है वो सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखे हुए है। जो मुसलमानों का हितैषी है वो संवाद कर रहा है, वो अपना सवाल संवैधानिक दायरे के भीतर पूछ रहा है, उसकी गुंजाइश अभी भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखिए कि वो क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीबन 70-80 याचिकाओं में मूल मांग क्या थी? पहला, कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी बड़ी बात यह थी याचिकाओं में कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है।
और तीसरा, यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध लागू नहीं है। और यही सबसे बड़ी मांग है। वक्फ बाय यूजर को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कपिल सिब्बल ने इसके बारे में बात की। 5 वकीलों के पैनल को अब अधिकृत किया जाएगा कि वो कैसे इस याचिकाकर्ताओं के पक्ष को रखेगा, जिसमें कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी और 2 लोग होंगे। वहीं सरकार ने 7 दिन का समय पाया है, वो अपना पक्ष रखेगी कि सरकार इस नियम को कैसे बना रही है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के इन सवालों में कि भाई गैर मुसलमानों को आप उसमें शामिल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि कितने बाकी धर्मों में आप दूसरे धर्मों को ट्रस्टी बनाते हैं। डीएम को अगर सारी पावर मिल जाएगी तो डीएम को पावर कहां से मिलती है? डीएम किसके निर्देश पर काम करता है और डीएम किसके खिलाफ नहीं जा सकता? यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी बड़ी अहम है जब वो कहते हैं कि इस पर बात करने के लिए भी तो हम तीनों हिंदू बैठे हैं, लेकिन जब हम यहां बैठे हैं तो हम धर्म, जाति और अपनी पहचान से ऊपर उठकर बैठे हैं। हम संविधान के दायरे में आते हैं और संविधान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और इससे एक उम्मीद बनती है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रही सुनवाई एक उम्मीद पैदा करती है। आप भी नजर रखिए कि सरकार ने जो फैसला किया, कोर्ट में उस पर जब बातचीत होगी तो कितने सवाल कौन पूछ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये गद्दार के पोस्टर लगाने वाले लोग, बिल संसद में पास नहीं हुआ और जाकर के विवादित वक्फ जमीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस भेज देने वाले योगी आदित्यनाथ, वकील जो लगातार कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और 2 रुपए के टोलर सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने लगे। ऐसे में इस देश की आम जनता की सुप्रीम कोर्ट से आस बढ़ जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। 5 मई को अगला डेट है और अगली डेट के बाद तुरंत यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लंबा फैसला है। कई बार तुषार मेहता यह दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत सोच विचार कर यह किया है, तो कोर्ट यह कहता है कि हम भी सोचने विचारने के लिए यहां बैठे हुए हैं, हम भी बात करेंगे, हमको भी फैसला लिखने दीजिए, हमको भी कुछ आदेश पारित करने दीजिए। हम अंतिम आदेश नहीं दे रहे, हम अंतरिम आदेश दे रहे हैं। इसका मतलब उम्मीद बनती है और उम्मीद बनती है कि बिना हिंसा के भी न्याय पाने की प्रक्रिया हो सकती है। 13 मई को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर होंगे, उसके बाद 6 महीने के लिए जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक बड़ा इम्तिहान की तरह से वक्फ संशोधन कानून उनके सामने इंतजार कर रहा होगा। क्या 13 मई को अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस संजीव खन्ना कोई ऐसा फैसला देकर जाते हैं जो आगे आने वाले भारत की तकदीर को प्रभावित करेगा, या यह फैसला देने का मौका जस्टिस BR गवई के पास पहुंचता है? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि जितना हड़बड़ी में राजनीति आपको दिखती है, देश उतनी हड़बड़ी से नहीं चलता। बहुसंख्यक हिंदुओं ने इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कैसे कर सकता है। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ने नोटों के बंडलों से भरे कमरे का उपयोग किया है यह साबित करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट पर लगाम लगानी चाहिए। क्या यह सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं हो रहा? इस पर भी नजर इस देश की जनता को रखनी चाहिए। आप इतने से ही मत मशगूल हो जाया करिए कि औरंगजेब ने क्या किया था, बाबर ने क्या किया, और व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया और आप भी हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए और मशगूल हो गए तलवार, दंगा, ये वो में। नहीं साहब, आपका देश जहां चलता है वहां पर कितनी नजर है आपकी। सुप्रीम कोर्ट की बहस को कितना करीब से आपने देखा, गूगल करके पढ़िएगा। वक्त कम होता है इसलिए एक एक चीज बता नहीं पाया मैं, लेकिन इतना बता पाया कि जिन लोगों ने आपके जहन में जहर भरा होगा उनसे भी सवाल पूछिएगा
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछ दिए हैं इसका जवाब क्या है। इसलिए गौर से अपने उन सवालों पर नजर रखिए जो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े। इन सवालों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही तमाम जरूरी सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।